नहीं है सनरी, प्लीज वेट, इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड सून once our speaker join us. बाकी आप सब लोग नोटबुक्स लेकर आए हैं अपनी? Yes, miss. Yes, ओके, ma'am. गुड हो गया। ओके, ऑल राइट। तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा? जी यास्मीन अली, आपने क्या सीखा लास्ट सेशन में? हसन अली, आप कुछ कह रहे हैं? आप बताइए चले। वो आप नाम वाइज पूछ रही थी, फिर मैं चुप हूँ। जी आप क्या कह रहे थे? मैंने सुना ही नहीं, आपने कुछ कहा। जी मैम, वो ना आप नेम वाइज पूछ रही थी, फिर इसलिए मैं चुप कर गया था आपने जब नेम लिया। तो वैसे मैम ज़्यादातर जो है ना वो हमने ये सेशन से जो है ना सीखा था कि हम मेडिकेशन एरर्स को जो है ना वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं पीरियड्स में। ये हमने जो है ना वो डबल चेक करना होता है। अगर जो है वो सिस्टम में भी हम डोज डालते हैं, कुछ हमारे पास टूल्स हैं कि जो डोज बताते हैं कि ये ठीक है, जिसमें हमने लेवल सेट किए होते हैं। तो हम पहले टोटली जो है ना उस सिस्टम पे भी रिलाई नहीं करते। फार्मासिस्ट की अपनी जो एक्सपर्टीज होती है ना वो भी हम यूज करते हुए डोज कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको मैच करते हैं। और अगर मैच हो जाए तो फिर हम जो है ना वो एडमिनिस्टर करते हैं डोज को। इसमें उन्होंने अच्छा, फार्मासिस्ट का रोल जो है ना वो ज्यादा बताया कि हमें खुद भी जो है ना वो सारी कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए। सही। अब्दुल बारी, आप बताएं। Ma'am, we
लर्न अबाउट पेडियाट्रिक मेडिकेशंस के वो कैसे उनमें जो है डोजेज होगी, क्योंकि उनको मॉनिटर करना होता है, क्योंकि वो एक तो बता नहीं सकते कि क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्या उनको फील हो रहा है कोई अगर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो। सकते हैं ना। तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना जी, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। एक मिनट मैं जी। अस्सलाम वालेकुम, am I audible to all now? Yes, you are audible. You are audible. How are you, Dr. Amna? अस्सलाम वालेकुम all. How are you, Yashwa? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm वालेकुम good. अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी फॉर द लेट, कुछ नहीं नहीं, कोई इश्यूज हो बात गए थे। चलिए शुरू करें कोई बात। प्रेजेंटेशन। Heartfelt welcome to you and everyone for joining us today again. So we are very delighted to welcome you all on the behalf of Nurturing Community Pharmacy in Pakistan and Summer Internship Program, Batch 19. And today's education webinar is Pediatric Dose Calculations, a fundamental yet critical aspect of safe and effective pediatric care. And we are honored to have with us Dr. Amna Feroz, a skilled pharmacist with vast clinical experience, including her tenure at AKUH and Imam Clinic. Her knowledge and practical insights into the pediatric pharmacy makes her an incredible resource for today's learning. Let's make the most of this opportunity to enhance our understanding, ask questions, and strengthen our foundation in pediatric dose calculation. Okay, thank you so much for being here, and a special thanks to Dr. Amna for sharing her expertise with us. Welcome, Dr. Amna. Over to you. Thank you so much for such an overwhelming introduction. Okay, students. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन से आप लोग क्या कंसीडर करते हैं, किस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं? मैम फ्रॉम 0 day or 0 month to 12 years, I think 11 years, 12 years. Okay, any other person who want to add something? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन से, जिससे सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे कि हम किस किस चीज को पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपसे पूछे हैं इन सब के जवाब आपको प्रेजेंटेशन के एंड में बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे कि ये चीजें हमने क्यों स्टार्ट की थी। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या हम एक पीडियाट्रिक, हमारे पास एक पीडियाट्रिक बच्चा है, उसको हम एक स्मॉल अडल्ट कंसिडर कर सकते हैं? आर किड्स जस्ट लाइक दी स्मॉल अडल्ट्स? क्या ख्याल है आप लोग? नो मैम, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट उस लिहाज से भी नहीं हुई होती टू इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्ली डेवलप्ड। मेटाबॉलिज्म मैम उनका उस तरह नहीं होता जितना अडल्ट्स का होता है, इस वजह से हम उनको एज ए स्मॉल अडल्ट्स जो है ना वो कंसीडर नहीं कर सकते। Dr. Amna, we cannot hear you. बाकी सबका क्या ख्याल है? सब अपने आंसर्स बताएं। नहीं कर सकते मैम हम कंसीडर। नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऑर्गन भी इमेच्योर होते हैं तब तक। नहीं कर सकते मैम। मेटाबॉलिज्म अभी उस तरह डेवलप नहीं हुआ होता।
जी वैसे हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते। सही। आप लोगों को एज क्राइटेरिया याद है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट में, प्रीमैच्योर की क्या एज रेंज होती है? यस मैम, कुछ कुछ याद है। प्री टर्म, नॉर्मल टर्म और Less than 28 days. No, newborn. Neonatal and less than 28 Less days, than less 28 days. 20 than days, 28 days sorry, में प्री टर्म और नॉर्मल आते हैं, जिसमें natural age less 37 than gestation 20 होती है, months. जो बिफोर पहले यासीन अली बताएं। 28 डेज या उससे लेस में जो है प्री टर्म और नॉर्मल आते हैं, जिसमें प्री टर्म में वो होते हैं जो 37 वीक होते हैं बिफोर गेस्टेशन जो होता है, और एक 37 वीक से ज़्यादा वाले नॉर्मल में आ जाते हैं। ठीक। किरण, repeat this. Age criteria. Yes, ma'am, you can ask question. I was saying that, can you please repeat the age criteria? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चलें आप रुबाबा आप बताएं। मिस प्री टर्म्स होती हैं कुछ एज। न्यूनेट्स जो होते हैं वो 28 डेज तक होते हैं, देन इन्फेंट्स होते हैं 1 ईयर, देन टॉडलर्स, उसके बाद फिर आपके पास 17 ईयर्स तक होता है। Yeah. हेलो। Yes, Dr. Amna. ओके। जी कोई मुझे रिप्लाई कर रहा था, क्या हम कंसिडर कर सकते हैं ऑल किड्स आर जस्ट लाइक अ स्मॉल अडल्ट्स और नॉट? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नहीं मैम। क्यों कंसिडर नहीं कर सकते? मैम क्योंकि उनका भी मेटाबॉलिज्म उस तरह डेवलप नहीं हुआ होता, लिवर किडनी जो है ना वो उनका भी उस तरह डेवलप नहीं होता कि वो जो है ना वो मेटाबोलाइज कर सकें ड्रग्स को, और एब्जॉर्प्शन भी कम होती है उस लिहाज से, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, तो इस वजह से जो है ना हम कंसीडर नहीं कर सकते उनको। ठीक है, मैं अभी रिप्लाईज दूंगी नहीं, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा हम न्यूबॉर्न बेबीज को विटामिन के देते हैं, क्यों देते हैं? एनी आइडिया? मैम क्योंकि उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है और इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। विटामिन के हमारे पास एसेंशियल होता है क्लॉटिंग के लिए, तो इस वजह से। ठीक है, तो उनमें डेफिशिएंसी क्यों होती है? मैम एक शायद अडल्ट पेशेंट में नहीं है और न्यूबॉर्न में क्यों डेफिशिएंसी है? मैम शायद वो हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में कोई एक बैक्टीरिया होता है जो कि जो है ना विटामिन के की जो है ना वो सप्लाई को बढ़ाता है इस तरह, तो वो जो है ना वो बैक्टीरिया उनमें कम होता है। ठीक है, इसको भी आगे हम डिस्कस करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट क्रेटिनिन क्लियरेंस इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन? यंग्स फार्मूला और दो और फार्मूलाज हैं, वो भी हम यूज करते हैं। क्लार्क फार्मूला, आई थिंक। क्लार्क्स? आर यू श्योर क्लार्क्स? चले आप लोग सब सोचें, हम आगे इन सबको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे, क्योंकि हमारा सेशन आज कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो मुझे कोई बता सकता है हमारी टी स्पून में कितना ml आता है और टेबल स्पून में कितना ml आता है? 5 ml टीस्पून में 5 ml and 15 ml। ओके, ठीक है। इसके अलावा हम अभी डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं जो कॉम्बिनेशन में होती हैं, जैसे पिप्टैज है, ऑगमेंटिन है, जिसमें हमारे पास अमोक्सिसिलिन पर क्लैवेलॉनिक एसिड होता है, आपके पास कोट्राइमोक्सोल आती है जिसमें ट्राइमेथोप्रिन सल्फामिथॉक्सिसोल होता है। तो उनकी डोजेस कैसे कैलकुलेट होती है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नो मैम, इसका आइडिया नहीं। नो मिस। चलें, इसको भी हम आगे डिस्कस चार्ट करते हैं। होता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, उनके वेट्स के हिसाब से, और मतलब उसके हिसाब से एक पूरा चार्ट बना होता है पेडियाट्रिक डोजिंग का, व्हिच आई रिमेंबर येट।
ठीक है, लेकिन देखिए चार्ट तो हर मेडिसिन के लिए, हर उसके लिए कुछ ना कुछ गिवन होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है उनकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट तरीके से होती है। इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सी दफा लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कंप्लीट उस डोज की कर लेते हैं और वो तो कॉम्बिनेशन में ड्रग होती है, तो हम जो डोज इंसर्ट कर रहे होते हैं तो वो कम जा रही होती है। हमें इस चीज को बहुत क्लियरली डिफाइन करना होता है कि हम जो डोज कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस इंग्रेडिएंट की या किस केमिकल एजेंट की कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप डेली लाइफ में भी इनकाउंटर करते होंगे, कुछ दफा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ मेडिसिन के सिरप्स भी अवेलेबल होते हैं और ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं, तो उनकी डोज क्या सिमिलर होती है? अगर डॉक्टर ने सिरप की डोज लिख के दी है 5 ml, तो क्या ड्रॉप्स भी हम 5 ml दे सकते हैं? नो मैम। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप्स और सिरप की कंसंट्रेशन में बहुत डिफरेंस होता है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज पीडियाट्रिक्स। ड्रॉप्स यूजुअली हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स से मेजर करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल। ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है इसका। कंसंट्रेटेड ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारे पास आ गया पीडियाट्रिक्स बेसिकली है क्या? इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि डील कर रही है मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट अप टिल द एज ऑफ 18। ठीक है, एक 18 ईयर्स तक एक बच्चा जो है उसको हम पीडियाट्रिक्स में डील करते हैं। पीडियाट्रिक्स अडल्ट से डिफर कैसे करती है? पीडियाट्रिक आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट इन मोर देन वन वे। The smaller body of an infant or neonate or child has substantially different physiological mechanism than the adult. So treating child is not like a miniature adult. सबसे पहले हम देखते होंगे मेजरली हम किसी भी जगह जाते हैं, छोटे बेबीज को हम देखते हैं तो उनको हैट्स पहनाई जाती है। तो क्यों न्यूबॉर्न बेबीज को हैट्स पहनाई जाती हैं जबकि हम अडल्ट्स को उस तरह हैट्स नहीं पहना रहे होते? इसका क्या बेसिकली रीजन होता है? चिल्ड्रंस हैव अ प्रोपोर्शन a large body surface area than adults. What जो हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उनका सरफेस एरिया लार्ज है। जब आपका सरफेस एरिया लार्ज है तो क्या होगा? आपकी हीट लॉस बहुत ज्यादा जल्दी होगी। जब आपकी हीट लॉस ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें उन बच्चों को क्या करना पड़ता है? कवर करना पड़ता है। हीट से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको हैट्स पहनाते हैं। सिमिलरली अगर कोई गर्मी वाला मौसम है तो हमें बच्चों को चेक आउट करना लाजमी है कि वो ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका मैकेनिज्म, पसीना उनको बहुत ज्यादा जल्दी आएगा, वो बहुत जल्दी स्वेट्स प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनके पास सरफेस एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो ये बेसिकली बताने का मकसद है, जिस तरह आपने बताया कि उनके इंटेस्टाइन प्रॉपर डेवलप नहीं है, उनके अंदर एंजाइम्स डेवलप नहीं है, तो हम डोजेस डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली उनके बॉडी के सरफेस एरिया को भी आप देख सकते हैं कि वो कितना डिफरेंट होता है। वही चीज अगर एक अडल्ट को है तो हम ना उसको हैट बनाएंगे, ना हम उसको स्पेसिफिकली कोई गर्मी के मौसम में, बहुत ज्यादा गर्मी तब तो ऑब्वियसली हम प्रिकॉशंस ले रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मल मौसम में हम नहीं लेते, लेकिन हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए तब भी लेना पड़ता है। नेक्स्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई बेबीज आर एट रिस्क ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग। देखिए, जब हमारे पास एक बेबी बॉर्न होता है ना तो वो सिर्फ मदर फीड पर होता है, और विटामिन के का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? कोई मुझे बताएगा? Lettuce और spinach. ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे बड़ा सोर्स यही है। तो हम क्योंकि वो बच्चा मदर फीड पर है, उसमें कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ठीक है ना, वो कुछ और खा रहा है, तो उस कंडीशन में और उसका इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज भी डेवलप नहीं हुए थे, और मदर मिल्क से कभी भी विटामिन के बेबी के बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस वजह से हम विटामिन के बच्चों को एट बर्थ ही इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चाहे बच्चा नॉर्मल है या कोई हमने आइडेंटिफाई किया है उसको डिसीज है या नहीं है, लेकिन हम विटामिन के इंसर्ट जरूर करते हैं। ठीक है, बेबीज आर एट रिस्क ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 months of life. That's because most of the vitamin K the body makes come from the food we eat and the healthy bacteria in our intestine. Until they start eating solid foods at about 6 months of age, babies don't have enough naturally produced vitamin K, and nursing moms don't pass through vitamin K in the breast milk to protect babies from vitamin K deficiency bleeding. Okay. नेक्स्ट, हम और क्यों कंसिडर नहीं कर सकते पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को एज एन अडल्ट? क्योंकि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है। जब एक बेबी का मेटाबॉलिक रेट फास्ट है तो मींस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी उनके अंदर एज कम्पेयर टू अडल्ट्स ज्यादा होगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उन्हें अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब वो ब्रीदिंग रेट बढ़ाएंगे तभी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे जो बेबीज हैं, बिल्कुल छोटे बेबीज, उनकी ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 30 to 40 बीट्स पर मिनट। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, लाइक टोडलर्स एज में आते हैं, तो 20 till 40 बीट्स पर मिनट। फिर जो यंग चिल्ड्रंस हो जाते हैं तो 20 till 30 हो जाता है। ओल्डर हो जाते हैं फिर वो ऑब्वियसली अडल्ट के करीब आने लगते हैं, तो इट्स अराउंड 15 to 20 और 10 to 15 स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट,
पीडियाट्रिक फार्माकोकाइनेटिक्स, अभी आपका लास्ट सेशन हुआ है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, क्या आपने उसमें से ग्रैब किया है? क्या डिफरेंशिएशन है एक अडल्ट पेशेंट में और एक पीडियाट्रिक की फार्माकोकाइनेटिक्स में? ये बताएगा मुझे? एनीवन? यस मैम, उनकी डोजेस भी चेंज होती हैं और उनको हम ज़्यादा मतलब उनकी डोजेस हमें काफ़ी अच्छे मॉनिटर करके उनको देनी पड़ती हैं। उनकी डोजेस भी लेस होती हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ओके, जरूरी है हर दफा लेस हो? कभी ज्यादा हो सकती है? यस मैम, उनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो फिर हमें डोज जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होती है। कोई एग्जांपल देगा किसी मेडिसिन की जिसकी डोज अडल्ट से ज्यादा होती है पीडियाट्रिक्स में? यस मैम, फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटॉन और डोज वाइज मैं नहीं कह रही, बेसिकली हम बच्चों में क्या करते हैं इंटरवल वाइज मेडिसिन की, जैसे अगर हम किसी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में उसको ट्वाइस अ डे दे रहे हैं तो हम पीडियाट्रिक्स अडल्ट में ट्वाइस अ डे दे रहे हैं तो पीडियाट्रिक्स में हो सकता है 4 टाइम्स अ डे दें। कोई ऐसी मेडिसिन याद है या किसी ने कभी पढ़ी हो, सुनी हो? क्योंकि हमें होता है ना कि नहीं, अगर बड़ों को हम दिन में 2 दफा दे रहे हैं तो बच्चों को दिन में 1 दफा दे देंगे। ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है हमारा। क्योंकि जब मैं अपनी भी एग्जांपल दूंगी, जब मैंने न्यू पीडियाट्रिक फार्मेसी में काम करना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने देखा वैंकोमाइसिन एक बच्चे को लिखी हुई थी क्यूब 6 आवर्ली, मतलब दिन में 4 दफा। अब मैं अडल्ट पॉपुलेशन से काम करके आई थी, वहां पे हम 2 दफा देते थे। तो सबसे पहला मेरा गैस था कि ये तो बहुत ज्यादा, ये तो गलत होनी चाहिए डोज, क्योंकि हम बड़ों को 2 दफा दे रहे हैं। फिर हमने इसको स्टडी किया, डिटेल में पढ़ा, तो पता चला कि नहीं, इट्स वेरी फाइन। तो ऐसी कोई एग्जाम्पल आप लोगों के पास है? मैम एमॉक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन अडल्ट्स में किस तरह देते हैं, एनी आइडिया? मैम उनकी डोज में कैलकुलेटेड होते हैं। बच्चों में एमॉक्सिसिलिन ज्यादा इसलिए दे सकते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी क्लियर आउट कर देते हैं। क्लियर आउट कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अमोक्सिसिलिन की अडल्ट्स और पीडियाट्रिक डोज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बेसिकली इसमें डिफरेंस ये होता है कि जब हम अमोक्सिसिलिन आईवी देते हैं ना, उसकी क्लियर आउट बहुत जल्दी हो जाता है। उसका मेटाबॉलिक रेट आईवी का एज कम्पेयर टू ओरल बहुत फास्ट है। तो जो आईवी का रेंज ओरल अमोक्सिसिलिन का रेंज आईवी में है ना, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओरल। ठीक है, बल्कि ओरल में भी काफी अच्छी इसकी एब्जॉर्प्शन है और हम ओरल भी देते हैं, और मेजरली आपने अमोक्सिसिलिन को ओरल फॉर्म में ही यूज करते हुए देखा होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं ऐसी, जो कि हम पीडियाट्रिक्स में ज्यादा दे रहे होते हैं और अडल्ट्स में कम देते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल वही मैंने आपसे डिस्कस की, वैंकोमाइसिन। क्योंकि बच्चों के अंदर ऑब्वियसली उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, तो वैंकोमाइसिन बहुत जल्दी बच्चों की बॉडी में क्लियर आउट होती जाती है। उसके लेवल्स इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम अडल्ट्स में अगर वैंकोमाइसिन ट्वाइस दे रहे हैं, तो बच्चों में अगर हमारे पास लेवल्स अचीव नहीं हो रहे तो हम उसको Q6 आवर्ली भी दे सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक लिंजोलिड मेडिसिन आती है जो कि हम अडल्ट पॉपुलेशन में दिन में 2 दफा देते हैं, Q12 आवर्ली। लेकिन वही चीज अगर हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में दे रहे हैं, आइदर आईवी और ओरल, हम वहां पे Q8 आवर्ली की तरफ मूव कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका वही मेटाबॉलिक रेट जितना फास्ट है, उतनी जल्दी लिंजोलिड बॉडी से रिमूव आउट होती रहेगी। जब एंटीबायोटिक रिमूव आउट हो जाएगी और बॉडी में एमआईसी मेंटेन नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और उस कंडीशन में इन्फेक्शन क्योर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एजेस का ब्रेकडाउन हम देख लेते हैं। हम किसको न्यूनेट कहते हैं? वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है 0 till 28 days ऑफ लाइफ, लाइक जो फर्स्ट मंथ है उसकी लाइफ का, दैट एज इज कंसिडर्ड एज न्यूनेटल एज। देन हम इन्फेंट एज की तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली क्लैरिफिकेशन इसलिए जरूरी है, कभी कभी डोजेस की जो रेंजेस आप चेक कर रहे हो ना डिफरेंट वेबसाइट से, वहां पे आता है ये न्यूनेटल एज के ग्रुप के लिए ये रेंज है, लाइक 20 to 40 है। फिर जैसे ही आप इन्फेंट्स में आएंगे तो वहाँ 10 till 20 हो जाएगी। तो ये एज ग्रुप इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेशेंट है, या आपका अपना बच्चा भी हो सकता है, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन देनी है। क्योंकि जब भी आप रेफरेंसेस की तरफ जाते हैं, वहां पे देखा हुआ था अडल्ट डोज, पीडियाट्रिक डोज, जीरियाट्रिक डोज, न्यूनेटल डोज। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। फिर आप इन्फेंट एज पे जाते हैं तो वो वही आपका जो फर्स्ट मंथ के बाद से स्टार्ट है, आइदर 29 डेज है, 38 डे है, टिल 12 मंथ्स, लाइक 1 ईयर तक आपका जो बेबी है वो इन्फेंट कंसिडर होगा। नेक्स्ट 1 ईयर से लेकर 12 ईयर्स ऑफ एज तक हम उसको चिल्ड्रन या चाइल्ड कंसिडर करेंगे। देन हमारे पास एक अडोलेसेंट एज आती है जो कि 13 till 17 ईयर्स होती है। अब ये वेरी करता है डिफरेंट अगर आप रेफरेंसेस देखेंगे तो कहीं वो 18 ईयर्स तक है, कहीं वो 17 ईयर्स तक है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं यंग अडल्ट्स। यंग अडल्ट्स बेसिकली हम उनको अडल्ट्स ही कंसिडर कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट
कुछ मेडिसिन में उनको स्पेशल मार्जिन दिया जाता है, अदरवाइज हम उनको अडल्ट ही कंसिडर कर रहे होते हैं, जो कि आपके पास एज ग्रुप स्टार्ट होता है 18 till 24 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो फिर हम आगे जाएं जिसमें कैलकुलेशंस हैं। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमने जो बात की मैम? थी, जी बिल्कुल बोलिए। मैम वो मेडिसिन रिपीट की जाए, एक वेनकोमाइसिन, दूसरा आपने कौन सा नाम बताया? लिनेज़ोलिड। हाँ ओके मैम। ठीक है, लिनेज़ोलिड हम अडल्ट्स में मेजरली 600 mg के कैप्सूल्स आते हैं, आपने ओरली भी देखे होंगे, Q12 वार्ली 4 होते हैं, लेकिन वही चीज जब हम पीडियाट्रिक्स में देते हैं तो 10 mg पर kg पर डोज Q8 वार्ली देते हैं, अगर वो आईवी हो अदर वो ओरल हो। लेकिन इसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मैंने काम किया जिसमें वो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, हमारी प्रैक्टिस बेस्ड रेफरेंस है, हम इसको Q12 वार्ली देंगे क्योंकि हम अडल्ट्स को भी Q12 वार्ली देते हैं। ये मैंने बहुत काबिल डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया। फिर उस पर हमने उनको रेफरेंसेस खोल के दिखाए थे कि सर ऐसे नहीं होता है, आप रेफरेंसेस के थ्रू बात करें, ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी सही है, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर रेफरेंसेस हैं तो आप रेफरेंसेस के थ्रू बात कर सकते हैं। तो जब आप अप टू डेट पे चेक करेंगे, आप मेडस्केप पे चेक करेंगे, माइक्रोमेडिक्स पे चेक करेंगे, आप इन सब जगहों पे चेक करें, आपको मिलेगी लिनेज़ोलिड की डोज Q8 वार्ली फॉर पीडियाट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे थे, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम क्रेटिनिन क्लियरेंस बच्चों में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास होता है श्वार्ट्ज फॉर्मूला, ये आपके पास ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं। आप बिल्कुल भी वो जमाना नहीं है कि आप सबके फॉर्मूलाज याद करो और वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आपको बस यूज करने की स्किल्स आनी चाहिए। ये बेसिकली ऑनलाइन कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। सबसे पहले बच्चे की एज मैटर करती है, आइदर बच्चा इन्फेंट है, लो बॉडी वेट है, फुल टर्म बेबी है, चाइल्ड और एडोलेसेंट है, या फिर एडोलेसेंट बॉय है। ठीक है, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स में क्यों डिफरेंशिएशन होता है, कोई बता सकता है? क्रेटिनिन क्लियरेंस जब हम अडल्ट में भी कैलकुलेट करते हैं तो वुमेन जब होती है तो उसमें 0.85 का फैक्टर इंक्लूड करते हैं। कोई बता सकते हैं क्यों, क्या डिफरेंस है अडल्ट्स और पीडियाट्रिक्स की, सॉरी अडल्ट्स नहीं, मेल और फीमेल की क्रेटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू क्यों डिफरेंस आता है? एनी गेसेस? मैम उनका जीएफआर लेवल शायद उनका करना। जीएफआर लेवल किसका कम होता है, मेल्स का या फीमेल का? फीमेल का ना मैम मेल्स फीमेल्स फीमेल्स का कम होता है क्योंकि जी क्या बोल रही जी है, मिस सॉरी? फीमेल का कम होता है। मसल मास कम होता है मसल मास कम होता है, बिल्कुल। बेसिकली हमारी जो फीमेल्स है ना उनका मसल मास कम होता है, और जो क्रेटिनिन है ना वो मसल का एक डिजेनरेटिव पार्ट है। तो हम जब फीमेल्स के डील कर रहे होते हैं ना तो हम 0.85 का फैक्टर इसलिए लगाते हैं ताकि वो क्रेटिनिन की लेवल, क्लियरेंस की वैल्यू को कम कर दे। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में मसल मास कम है तो ऑब्वियसली उनकी क्रेटिनिन क्लियरेंस भी कम होगी एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स का जीएफआर ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास क्रेटिनिन मसल मास ज्यादा है, आपसे सेम एज है लेकिन मसल मास मेल्स का ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे पास जो हम बच्चों में भी कंसिडर करते हैं ना, तो हमारे पास एक एज ग्रुप है जिसमें बेसिकली के वैल्यू डिफर करती है मेल और फीमेल में। इसके अलावा हमारे पास सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू आप रिपोर्ट्स करवाएंगे, उसकी वैल्यू आएगी mg पर dl में होनी चाहिए। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स अगर आपने गलत प्लेस कर दिया ना तो फिर ऑब्वियसली आप आंसर जो आएगा ना वो किसी रेंज में ही फॉल नहीं करेगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम उसको किस रेंज में फॉल करवा के डोज को कैलकुलेट करें। नेक्स्ट, जो बच्चा है उसकी हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए। ठीक है, इंचेस में नहीं पुट करते हम। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फॉर्मूला क्रेटिनिन क्लियरेंस का बच्चों में क्या बन गया, के वैल्यू जो कि हमने बच्चे की एज से कैलकुलेट की, देन हाइट जो कि सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट होगी, अपॉन सीरम क्रेटिनिन। इसमें वेट कहीं भी कैलकुलेट नहीं होता बच्चे का। सही है, क्रेटिनिन क्लियरेंस में हमारे पास हाइट मैटर करती है बच्चे की, क्या सरफेस एरिया है उसका। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों में फ्लूइड्स, पानी, हर बॉडी का मैक्सिमम 90% पानी है हमारी बॉडी में। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे की बॉडी में पानी इंसर्ट करते हुए भी हमें सोचना चाहिए कि हम कितना दे सकते हैं या कितना नहीं देना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बताएं आप लोग मुझे। यस मैम, ये देखना चाहिए, कैलकुलेट करके देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब बेबीज को हम कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, फ्लूइड रिटेंशन के बाद स्वेलिंग हो सकती है, इसीलिए आपको याद होगा कि हम बच्चों को जब कहते हैं कि बच्चे एक्सक्लूसिवली मदर फीड पर हैं तो उस वक्त भी हम पानी पिलाने का बच्चों को मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? बहुत से लोगों को होता है नहीं, थोड़ा सा पानी पिला देते हैं, गर्मी है, तो क्यों मना किया जाता है पानी पिलाने का? ऑर्गन सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं होता है, मैम ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज नहीं हो जाता जिस तरह फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी को प्रेशर देगा और वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई पॉइंट? तो हम मिल्क भी दे रहे हैं ना, मिल्क कम कर देंगे। देखें, अगर बॉडी का मैकेनिज्म, लेट सपोज अगर एक बच्चे की बॉडी में 10 ml की जगह है
क्योंकि वो 10 ml ही लिक्विड ले सकता है अपनी बॉडी में। अब हमने उसको देना है 10 ml मिल्क, लेकिन हमने क्या किया, हमने 8 ml मिल्क दिया और 2 ml हमने उसको पानी दे दिया। तो क्या हुआ, उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई। वो 10 ml से ज्यादा तो लेगा नहीं, आप उसको जितना भी दोगे वो स्पिट आउट कर देगा। एक छोटा बच्चा बता रही हूँ, बीमार बच्चा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा बता रही हूँ, जो कि स्पिट आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जो बच्चे बीमार है वो तो स्पिट आउट नहीं कर सकते, उनकी बॉडी स्वेल हो जाएगी, एडीमा हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा, तो क्या करा हमने, उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कर दिया। जो चीज हम, क्योंकि हमारी बॉडी जो मदर फीड है उसमें भी तो पानी है ना 90%, तो वो पानी की रिक्वायरमेंट 6 मंथ तक उसी से पूरी होती है। अब हम उसको पानी दे देंगे तो क्या होगा, वो उतना ही लेगा, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको मिल्क से डिप्राइव कर दिया। तो ये तो एक बहुत कॉमन चीज है जो कि आप अपने घरों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बता के कि नहीं पानी देना। सॉरी मैम फॉर इंटरप्शन। इसका मतलब मैम पहले 6 मंथ्स में हम उनको फिर पानी ना पिलाएं या फिर पानी बिल्कुल भी ना पिलाएं? बिल्कुल नहीं मैम, पानी बिल्कुल भी नहीं। आप डॉक्टर से डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे कि आपने एक्सक्लूसिवली मदर फीड करवाना है 6 मंथ्स तक बेबीज को। फिर आपने थोड़ा थोड़ा टॉप फीड स्टार्ट करवाना है, या टॉप फीड आप नहीं दे रहे, आप सॉलिड फूड से स्टार्ट करवाएंगे, पानी स्टार्ट करवाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि कहते हैं ना बच्चों को बहुत गर्मी हो रही है और उनका गला सूख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप मदर फीड करवा रही है ना अपने बच्चों को, तो उसमें ऑलरेडी पानी है। और इसके अलावा जो बच्चे टॉप फीड कर रही है, तो टॉप फीड भी पानी से बनता है। तो आपको अलग से पानी इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए बच्चों को कभी भी, क्योंकि उससे वो क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन उनमें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जितना ज्यादा आप पानी पिलाते हैं उतना ज्यादा उनका मिल्क का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। जितना मिल्क का प्रोपोर्शन कम होगा उतना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की तरफ मैम बच्चे अगर मदर फीड ना कर रहे हो लेकिन बाहर से जो है ले रहे हो मिल्क, ऑब्वियस वो उसमें भी तो आप पानी मिला रहे हैं ना, तो आपको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। वो जो टॉप फीड है वो भी तो पानी में मिला हुआ ही होगा, कौन सा फीड पिलाएंगे आप? इन्फामिल के वो है, वो भी पानी में डिसॉल्व होंगे, या कोई और पिला रहे हैं। इवन जो लोग बकरी का दूध पिला रहे होते हैं उसमें भी पानी इंक्लूड होता है। अलग से पानी देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। समझ आ रही है बात मेरी सबको? यस मैम, समझ आ रही है। ऑब्जर्व किया कि पानी देते हैं बच्चों को, लेकिन कोई साइड इफेक्ट या सिम्टम नहीं होते उनका। नहीं, देखिए साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको कैसे पता है? आपने कोई टेस्ट किया है बच्चों की ये बॉडी में? देखिए अभी कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी क्रिएट होना स्टार्ट होगी। आज आपने कुछ खा लिया, उसका इफेक्ट आज के आज तो नहीं आ जाएगा ना, बहुत टाइम बाद भी आता है। हम क्यों चीजें प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, बच्चों को ये नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज का इफेक्ट बाद में आएगा ना। अभी तो बॉडी ग्रोइंग एज में कोई भी चीज फॉरन से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। कोई मैजिक तो है नहीं, आपने यूं किया और इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें इम्पैक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करती है। लेकिन एक बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। जब वो फुलफिल नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसी कहीं ना कहीं ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ठीक है मैम ये तो फिर काफी गलत प्रैक्टिस होती रहती है हमारे घरों में भी। तो मैम हमारे इस घरों तरह में का यही कोई होता है जी, तो मैम हॉस्पिटल में या इस तरह की क्लिनिकल सेटिंग्स में आपने कोई इस तरह का केस देखा है कि जो है ना ड्यू टू दिस कंडीशन के कोई मेजर साइड इफेक्ट आया हो? ये मेजर साइड इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली उस वक्त आते ही नहीं है, क्योंकि वो चीज हम फौरन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें जो कि न्यू एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं, तो बच्चों को ये खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन किसी का भी इम्पैक्ट उसी वक्त क्रिएट नहीं होता। लेकिन ये सोचने की बात है ना कि क्योंकि दूध में 90% पानी है, क्यों अलग से पानी देना? एक चीज हम दे रहे हैं जिसमें 90% ही पानी है और उसमें न्यूट्रिशन भी बच्चे को मिल रहा है, तो फिर क्यों अलग से एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ पानी है? मैम इसकी वजह से जैसे आपने कहा कि वो फिर पानी भी पीता है तो उसका पेट भर जाता है, इसकी वजह से पानी पीता है पेट भर जाता है, वो फीड की क्वांटिटी कम कर लेगा, फीड की क्वांटिटी कम करेगा तो पेट तो भर गया है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिली। हमारा भी तो कभी कैसे ऐसा होता है ना, हम जंक फूड्स खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो कंप्लीट नहीं हो रही होती, डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, लेकिन हम टेस्ट भी नहीं कर सकते उस वक्त। हम टेस्ट करके बता दें यार ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, ये चीज तो हमारे पास भी नहीं ना, हम अडल्ट्स के लिए भी नहीं है। अगर आज हमने जंक फूड खा लिया या सपोज हमने एक बर्गर खा लिया, तो हमने खाना तो नहीं खाया, पेट तो भरा हुआ है हमारा, लेकिन हम चेक तो नहीं कर सकते किसी भी तरह की क्या डेफिशिएंसी हुई। ये तो लॉन्ग टर्म में हमें पता चलेगा कि ये तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की तरफ हम मूव कर गए आहिस्ता आहिस्ता। यस थैंक यू। ठीक है, चले आप डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में, उसका वाटर रिक्वायरमेंट हम किस तरह फुलफिल करेंगे, क्योंकि जब हम ऑब्वियसली एक बच्चा हॉस्पिटल में होता है ना, तो उसको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी लग रही होती हैं, कहीं उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए टीटीएन्स भी लग रहे होते हैं, कुछ बच्चे मदर फीड नहीं कर पा रहे होते, कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है या कोई और इशू हो सकता है, तो उन बच्चों में हम फ्लूइड का रिटेंशन पीरियड या फ्लूइड किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये सेफ फ्लूइड रेंज है, ये हम दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक वो मेथड है जो कि बिल्कुल न्यूबॉर्न प्री टर्म बेबीज के लिए है, और एक हॉलीडे सेकंड मेथड है जो कि अडल्ट जिनके वेट लाइक 1 ग्राम 2 ग्राम से ज्यादा है, 1 kg 2 kg से ज्यादा है, उसमें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेबल नीचे वाले पे आ जाए, टेबल 5। टेबल 5 में हमारे पास क्या है, वो बच्चे जिनका वेट 15 ग्राम से भी कम है,
1500 ग्राम से भी कम है जिन बच्चों का वेट, ऑब्वियसली 1500 ग्राम कितना केजी होगा, सिर्फ 1.5 केजी हो गया, उससे भी कम है। उनकी हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, 130 till 150 ml पर केजी पर डे। ठीक है, इससे हम उनका वेट मल्टीप्लाई करके पर केजी पर डे आ गया, फिर उसको 24 आवर्स में डिवाइड करेंगे और देन हम वो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप के थ्रू इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब उसी कैलकुलेशन में हमने एंटीबायोटिक्स की भी कैलकुलेशन कर लेनी है, हमने अगर टॉप फीड देना है हम वो भी उसी से कैलकुलेट करके उसी के थ्रू उतना ही लिमिट अलाउ है, इससे ज्यादा देंगे तो ऑब्वियसली बॉडी में एडिमेटिस कंडीशन डेवलप कर लेगी। ठीक है, अब यही चीज हमारे पास बच्चा अगर 1500 से 2000 ग्राम तक है तो उसका लिमिट रेंज थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 110 till 130 ml पर केजी पर डे। लेकिन ये सब कुछ क्लिनिकल कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, हर जगह जाके आप ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लिनिकल कंडीशन ही ऐसी थी जिसमें ऑलरेडी उनकी ऑर्गन्स में पानी भरा हुआ होता है, तो उनमें फिर हमारे पास वैल्यू और भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो टर्म न्यूनेट्स हैं, टर्म न्यूनेट्स कौन से होते हैं, जिनका वेट ऑब्वियसली 2 kg से ज्यादा है, 3 kg 4 kg 5 kg है, वो हमारे टर्म यूनिट्स होते हैं, वो अपने प्रॉपर टाइम पे बर्थ हुई है उनकी, तो उनमें हम 80 till 150 ml पर kg पर डे दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड वही क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन की नीड्स नहीं होती इतनी, लेकिन अब हम जब हॉलीडे सैगर मेथड में आएंगे ना, वहाँ पे बेसिकली वेट से कैलकुलेट होता है डोज, सॉरी वाटर की या फ्लूइड की कैलकुलेशन होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वो रेंज आती है जो कि 0 till 10 kg की है। स्क्रीन मेरी विजिबल है ना, आप लोग सब देख सकते हैं ना? यस मैम, Yes. ठीक है, अब हम टेबल 4 पे आ गए, जिसमें हमारे पास हॉलीडे सैगर मेथड है, 0 till 10 kg वेट की रेंज है, जिसमें हम क्या देते हैं 100 ml पर kg देंगे, हम बच्चे को डोज कैलकुलेट करेंगे फ्लूइड की और वो फ्लूइड ml में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यही चीज अगर हमने, और उसको हम 24 आवर से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पर आवर कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या करेंगे 4 ml पर kg पर आवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास वेट रेंज है 10 till 20 kg। अब ये वो बच्चा नहीं है जो पैदा हुआ है, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास पूरी क्योंकि रेंज है 13 ईयर्स तक की, तो उस सब कंडीशंस में बच्चे का वेट बड़ा हो रहा है, अब हम उसको किस तरह से देंगे। अब जो बच्चा हमारे पास 10 till 20 kg का है, वहां पे कैसे कैलकुलेशन होगी, पहले तो 1000 ml हो जाएगी वैल्यू, प्लस 50 ml पर kg फॉर ईच kg ग्रेटर देन 10 kg। ये समझ आ रहा है कैसे कैलकुलेट होगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई बच्चा है 11 kg का, तो 11 kg में हम क्या करेंगे 1000 प्लस 50 अपॉन 1 kg, क्योंकि 10 kg के ऊपर सिर्फ 1 kg है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया अब आंसर 1050 ml। कैलकुलेशन समझ आई? Yes, ma'am. मैम ये एक दफा जी दोबारा मैम, आ रिपीट गया। करते हैं काइंड। ये इसकी मैंने आगे एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, इसको मैं एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जी इसके मैम। बाद वही चीज अगर हम आर्ली कैलकुलेट करेंगे तो 40 ml पर आवर प्लस 2 ml पर kg पर आवर फॉर ईच kg ग्रेटर देन 10 kg। आपके पास पेपर्स पेंसिल्स है ना, उसको एक दफा लिख के कैलकुलेट करिएगा ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए ये चीज। नेक्स्ट आपके पास एक बच्चा है जो कि 20 kg से बड़ा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने 1500 का फिक्स मार्जिन है, 1500 प्लस 20 ml पर kg फॉर ईच kg ग्रेटर देन 20 kg। ठीक है, इसको अब देखें आगे हम एग्जांपल से देखते हैं। हमें एक बेबी का मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करना है जो कि 14 kg का है। अब हमने हॉलीडे सेकंड मेथड लगाया, हॉलीडे सेकंड मेथड में क्या होता है 10 till 20 kg की हम रेंज पे गए, 1000 प्लस 50 ml पर kg फॉर ईच kg ग्रेटर देन 10 kg। हमने क्या किया 1000 ml प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1200 ml पर डे। अब वही चीज हमें पर आवर में कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको भी 24 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक जो दूसरी रेंज है 40 ml पर आवर प्लस 2 अपॉन पर kg पर आवर फॉर ईच kg ग्रेटर देन 10 kg। तो उसके लिए मैंने नीचे कैलकुलेशन की हुई है 40 प्लस 2 into 4 इज इक्वल्स टू 48 ml पर आवर फॉर 24 आवर्स। आंसर दोनों से सिमिलर आएगा, 1200 को आप 24 से डिवाइड कर दें वो भी अराउंड इसी के आंसर देता है, अदरवाइज आप प्योरली अलग से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो भी 48 ml पर आवर फॉर 24 आवर्स। ये क्लियर है सबको? जी मैम, Yes, क्लियर है। ये सबको क्लियर है? क्योंकि ये चीज बाद में फिर बच्चे भूल जाते हैं या ये अपॉन वाली चीज समझ नहीं आती कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे प्लस कर रहे हैं, क्योंकि आगे असाइनमेंट से और मुझे उन सबके आंसर्स आप ही लोगों से चाहिए। तो इसलिए आई वांट कि हर बच्चा क्लियरली इसको समझ ले, क्योंकि अभी आपने इंटर्नशिप, अभी आप ऑनलाइन पर हैं, जब आप ऑन साइट जाएंगे तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी उन जगहों पर जाके। तो कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इस वक्त डिस्कस कर सकते हैं, या हम आगे बढ़े। जी मैम, आगे कंटिन्यू करें।
ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई मैंने हाई फाई चीज इसमें डाली नहीं है जो आप लोग कोई कह रहे हो कि ऊपर से गुजर रही है, कोई बहुत ही प्योर काइनेटिक्स है, बहुत ही डेली वेयर की चीजें हैं जो कि हम डेली यूज में कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी आपने ऑन साइट पे जाना है और आपने यही सब चीजें इनकाउंटर करनी है। मैं भी आपकी तरह इंटर्न रह चुकी हूँ एनसीपीपी की, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती हैं जब हम एज अ ट्रेनिंग ऑन साइट पे जाते हैं, तो मैंने वही चीजें इंक्लूड की हैं। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन है। जैसे आप लोगों ने मुझे बताया 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं? 5 ml। वही चीज 1 टेबल स्पून में है 15 ml हो गई। 1 आउंस में कितने होंगे? 30 ml। 1 ग्राम में 1000 mg है। ये बेसिकली mg की कैलकुलेशन होती है तब जब आप डोजेस कैलकुलेट कर रहे होते हो, वेट के साथ डोजेस कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो इसलिए ये एक मैंने बेसिक सी एक स्ट्राइक बनाई जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 ml में कितने हैं, 1 ग्राम में कितने हैं। इसी तरह अगर हम 1 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कितने होंगे? 1000 माइक्रोग्राम होंगे। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा, ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप मुझे बताएं 4 ml, हाउ मेनी ml इन 4 टीस्पून? 20 ml। चलिए अब हम डोज कैलकुलेशंस की तरफ आ रहे हैं। अब आप लोगों को मुझे बताएं डोज कैलकुलेशन का आइडिया है कि हम डोजेस, कोई ड्रग की डोज बच्चों में किस तरह कैलकुलेट करते हैं? mg पर kg से बच्चे लोग कैलकुलेट करते हैं। बॉडी मास और बॉडी मास, बॉडी सरफेस ठीक है, एरिया से भी बॉडी सरफेस एरिया से करते हैं, लेकिन ज्यादातर कीमो मेडिसिन बॉडी सरफेस एरिया से कैलकुलेट हो रही होती हैं, और ज्यादा बाकी जो मेडिसिन है नॉर्मल एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं या कोई और मेडिसिन है, हम उनको वेट बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं, mg पर kg से करते हैं। ठीक है, अब दूसरा मुझे ये सवाल है, जैसे आपने बताया mg पर kg से हम कर रहे हैं, लेकिन पैनाडोल की नॉर्मल रेंज ऑफ डोज क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा? कहाँ से सर्च करेंगे आप? mg पर kg के लिए भी कोई रेफरेंस चाहिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि पैनाडोल एक बच्चे को कितनी देनी है तो उसकी क्या डोज होती है, कोई मुझे बता सकता है? आप अपनी कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, अपना मेरी स्लाइड के अलावा कोई भी रेफरेंस यूज करके आप मुझे बता सकते हैं, बताएं पैनाडोल की क्या रेंज होती है? मैम 10 to 15 mg per kg per dose। फ्रीक्वेंसी पर केजी पर डोज ये भी बताएं, फ्रीक्वेंसी लाजमी बताएं। क्यू 6 आरडी, क्यू 4 आरडी, क्यू 8 आरडी, क्या चाहिए? 4 times a day मैम। 4 टाइम्स अ डे देते हैं। ठीक है, अगर हम 10 mg पर kg पर डोज दे रहे हैं तो हम 4 टाइम्स अ डे दे रहे हैं, और 15 mg पर kg पर डोज दे रहे हैं तो 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हम जो पैनाडोल है 75 mg पर kg पर डे से ज्यादा डोज नहीं ले सकते। तो ऐसा ना हो कि आप 15 mg से डोज कैलकुलेट कर रहे हैं और दिन में 4 दफा दे दें, जिसकी वजह से वो अपनी मैक्सिमम रेंज को क्रॉस कर ले, और फिर क्या होता है, पैनाडोल टॉक्सिसिटी क्या होती है? सबसे पहले वो किस चीज को हिट करता है? लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि वो NAPQI बना देता है जो कि मेटाबोलाइज, एक्सेसिव NAPQI बॉडी से मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक रेंज है, इससे ज्यादा अगर आपने बना दिया तो वो लिवर्स को मेटाबोलाइज नहीं करेगा, वो लिवर टॉक्सिसिटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक डोज की एग्जांपल दी है जो कि आप सब अपनी अपनी कॉपी पेंसिल पे लेके उसको कैलकुलेट करिएगा मेरे साथ, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, एक डोज है पैनाडोल की रेंज मैंने आपको इसलिए लिख के दी क्योंकि आप अपने कहीं इंटर्नशिप भी कर रहे हैं तो आप अपना ऑनलाइन कैलकुलेटर या कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको रेंज मिल जाएगी। मेडस्केप यूज कर लें, मेडस्केप ओपन है। माइक्रोमेडिक्स भी आपको मिल जाएंगे पासवर्ड आप वो भी आराम से यूज कर सकते हैं। अप टू डेट थोड़ा सा मुश्किल से उसके पासवर्ड्स मिलते हैं, लेकिन मिल जाएंगे तो वो भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो मैंने रेंज खुद लिख दी है, 10 to 15 mg per kg per dose, Q6 hourly. ठीक है, this means we can use a dose of at least 10 and 5-15 as a maximum. ठीक है, in this example हम 15 mg से डोज कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक बच्चा है जो कि 12 kg का है, तो आप लोग कैलकुलेट करें 12 kg के बच्चे को 15 mg पर kg से डोज कितनी जाएगी? कैलकुलेट करके कोई मुझे बताए। 180 mg, सबका यही आंसर आया? यस मैम। अच्छा, अब मैं फार्मेसी पे खड़ी हुई हूँ, मुझसे एक पेशेंट ने पूछा, मैंने कहा 180 mg देंगे। अब पेशेंट को तो समझ ही नहीं आएगा 180 mg कैसे दें, क्योंकि सिरप तो ml में होता है, mg में होता नहीं है। अब क्या करें? पर ml कैलकुलेट करेंगे। पर ml कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? सिरप की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे मैंने एग्जांपल दी है सिरप के साथ। अब सिरप में आपके पास क्या है, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ सिरप अवेलेबल होते हैं। कभी कभी आप फार्मेसी पे खड़े होते हैं, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है कैलपॉल चाहिए, जबकि आपके पास कैलपॉल नहीं होती, कैलपॉल 6+ होती है, तो आप उसको ml कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपकी जो डोज है 180 mg डॉक्टर ने हो सकता है लिख के दी हो, या 180 mg ना भी लिख के दी हो, तो जो भी डोज ml में लिख के दी आप उससे भी mg निकाल सकते हैं। तो हम 180 mg को कैसे, पैरासीटामोल जो कि कैलपॉल प्लेन है, उसकी स्ट्रेंथ होती है 120 mg पर 5 ml।
और पैरासीटामोल जो कि कैल्पोल 6+ में है वो होती है 250 mg पर 5 ml। तो दोनों में क्या ml का डिफरेंस होगा, कैलकुलेट करें। यूनिटरी मेथड सबको आता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में जितने भी लोगों का इंटरव्यू सबसे यूनिटरी मेथड पूछा था और सबको आता है या मैं थोड़ा सा समझाऊं? मैम बताते हैं आप भी। अच्छा देखें, यूनिटरी मेथड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई पैरासीटामोल है 120 mg पर 5 ml, तो इसको 1 ml में कितना होगा, आप 120 mg को 5 से डिवाइड कर ले, 1 ml की डोज आ गई। 1 ml में 50 ml होगा मैम। ठीक है, अब आप इसको 180 mg में कैलकुलेट कर ले कि 180 mg में कितना होगा। मल्टीप्लाई बाय 180 करें। आया आपका आंसर 7.5 ml। जी मिसाल आ गया मैम। सबका आ गया? यस मैम। ठीक है, अब यही चीज, अच्छा देखिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या होता है, यूनिटरी मतलब अगर आपको 1 ml में आंसर निकालना, आपके पास जो स्पेराडोल कैल्पोल अवेलेबल है 120 mg पर 5 ml है, आपने 1 ml में निकालना है, आपने क्या किया 120 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 5 मैं भी आपके साथ साथ ही करती हूँ। 120 डिवाइडेड बाय 5 के आपके पास आ गया 24, मल्टीप्लाई बाय 180 कर नहीं, ये वाला हो गया। आपके पास है 120 mg in 5 ml, 180 mg in, आपने किया 180 into 5 डिवाइडेड बाय 120, तो आपके पास आ गया 7.5 ml। अब मैं अपनी कॉपी तो आपको शेयर नहीं कर सकती, एक मिनट। यूनिटरी मेथड में आपने लिखा 120 mg in 5 ml, नीचे आपने लिखा आपकी डोज कितनी है 180 mg की, 180 mg, फिर आपने किया 5 मल्टीप्लाई बाय 180 mg अपॉन 120 mg, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 ml। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। अब यही चीज हमने कैल्पोल 6+ के लिए की। लेट्स सपोज हमारे पास फार्मेसी में कैल्पोल प्लेन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम डोज उसको दे सकते हैं अपनी कैल्पोल 6+ से भी। 6+ से कैलकुलेट करें कितने ml बनेगा। 6+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो 120 था, ये 250 ml पर 5 mg पर 5 ml है, इससे कैलकुलेट करें। 3.6 क्लियर, सबको क्लियर है या यहीं से देख के बता रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने तो आंसर्स लिखे हुए हैं। क्लियर मैम। नहीं, क्लियर है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 250 करना। ठीक है, 2-3 लोगों की मुझे आवाज आ रही है, बाकी लोगों को क्लियर है। आज लड़कियां एक्टिव हैं, वरना लड़कियां मैंने देखा ज्यादा एक्टिव होती हैं। यस मैम। आगे चले। यस मैम। चले, नेक्स्ट हमारे पास है अमोक्सिसिलिन, जो हमने डिस्कस किया था। Majority of antibiotic administered by oral route came in a syrup form. ठीक है, the classic example is amoxicillin, which has a dose of, अब amoxicillin की रेंज क्या होती है 30 till 45 mg per kg per day, divided in 3 doses. एंटीबायोटिक्स की जो डोज अगर आपके पास पर डे में गिवन है ना, तो उसको आपको 3 से डिवाइड करना लाजमी है। ऐसा ना हो कि जो डे की डोज है आपने उसको 3 दफा दे दिया, पेशेंट ओवर टॉक्सिसिटी में चला जाएगा। ठीक है, आप जब भी कोई रेफरेंस देखते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जो रेफरेंस है वो पर डोज का है या पर डे का है। पर डोज का है तो आप एक डोज में उतना देखिए, उसको 3 दफा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज पर डे में है, उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो Q8 आर ली है, Q12 आर ली है, 12 से डिवाइड करना है और फिर वो डोज इंसर्ट करनी है। क्योंकि ये एरर्स भी मैंने अपनी फार्मेसी में खुद देखे हैं। डॉक्टर्स ने कहा ये आपकी रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने डोज दी है, ये ले लें। अब जब हमने उसको देखा, उन्होंने पर डे की डोज को पर डोज में दिया हुआ होता था, और अगर आपने वहां पे उसको एनकाउंटर नहीं किया तो क्या होगा, वो वही पूरे दिन की डोज आपने एक दफा में दे दी और फिर पूरे दिन की डोज दोबारा से दे दी, क्या हुआ, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है डोज और पर डे की कैलकुलेशन में? यस मैम। ठीक है, अब हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। एक बच्चा है जो कि 12 साल का है, सॉरी 12 साल का नहीं, 12 kg का बच्चा है। उसके लिए हम अमोक्सिसिलिन की डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल डोज हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए हो गई वेट ऑफ पेशेंट इन kg मल्टीप्लाई बाय डोज ऑफ ड्रग। हमने 12 लिया और अमोक्सिसिलिन की रेंज से हमने मिनिमम रेंज उठा ली 30। हमारे पास आंसर क्या आ गया 360 mg पर डे। अब इसको हमें 3 डोजेस में डिवाइड करना है, तो 120 mg Q8 आरली। ये क्लियर है? यस मैम। अब 120 mg हमारे पास आंसर आ गया। मिनिमम mg लेनी है या मैक्सिमम? सॉरी क्या बोल रही हैं? इधर ना एमोक्सिसिलिन की mg में है ना, तो 30 mg लेना है या 45 mg? देखिए ये रेंज होती है, डिपेंड करता है इन्फेक्शन का टाइप क्या है। अगर किसी पेशेंट को एयर इन्फेक्शन होता है ना, ओटाइटिस मीडिया, उसमें मैक्सिमम रेंज यूज होती है, तो हम 45 यूज करते हैं। ये डॉक्टर की मर्जी होती है किस रेंज पे यूज कर रहा हो, तो हम 30 से 45 की रेंज में अगर मेडिसिन कोई भी हमारे पास आ रही है ना और हम चेक करेंगे वो उसकी विद इन रेंज हम दे देंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए 30 mg से कैलकुलेट करवाई, ये इन्फेक्शन की टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपको डायग्नोसिस पता होगी ना कि डायग्नोसिस क्या है,
उसके अकॉर्डिंगली आप रूट उठाते हो, और अगर आप कोई रेफरेंस चेक करोगे ना तो उस पर आपको मिलेगा कि 45 mg फॉर ओटाइटिस मीडिया, 30 mg फॉर थ्रोट इन्फेक्शन, दिस फॉर दिस इन्फेक्शन। तो मैंने अभी 30 mg यूज किया है क्योंकि अभी हमें डायग्नोसिस नहीं पता। ठीक है मैम। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। यस मैम। अब इसमें भी वही 120 Yes, mg आता है, ma'am. कैसे 120 mg देंगे? हम नहीं दे सकते। अब हमें सिरप की तरफ मूव करना है। ये मैं प्योर अमोक्सिसिलिन की बात करी, ऑगमेंटन की बात हम आगे करेंगे जिसमें क्लेविलोनिक एसिड भी होता है। अभी ये अमोक्सिसिलिन है, इसमें सिर्फ अमोक्सिसिलिन होता है। ठीक है, जो मैंने आपसे बात की थी कि जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है उसकी एग्जांपल आ गया है। ठीक है, कि हम क्लैव और इसके साथ कैसे डील करेंगे। अब 120 mg की डोज आ गई या 360 mg की डोज आ गई, इसको हम कैलकुलेट करेंगे सिरप के फॉर्म में। अमोक्सिसिलिन का सिरप हमारे पास आता है 125 mg पर 5 ml, और अमोक्सिसिलिन फोर्ट आता है 250 mg पर 5 ml। उसे कैलकुलेट करके आंसर बताइए मुझे। मेरे आंसर्स नीचे लिखे हुए गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताइएगा। यस मिस 4.8 है। क्या कह रहे हैं? 4.8 ना। 4.8 ठीक है, अमोक्सिसिलिन प्लेन 4.8 ml, सबका यही आंसर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और अमोक्सिसिलिन फोर्ट अगर हम देते हैं तो फोर्ट इज 250 mg पर 5 ml। मैम उसका भी 2.4 ही आ रहा है। सही है आंसर्स। यस यस मैम। अच्छा, अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? अगर आप फार्मेसी में खड़े हैं, डॉक्टर ने अमोक्सिसिलिन प्लेन लिख के दिया, आपके पास फोर्ट है तो आप फोर्ट दे सकते हैं। सिर्फ उसके एमएल्स को रिड्यूस करके पेशेंट को बताएंगे कि हमारे पास ये इस वक्त ये फॉर्म अवेलेबल है और ये भी बिल्कुल सही दवा है, आप इसके एमएल्स कम कर सकते हैं तो ये आप डोज दे सकते हैं। समझ आ रही है बच्चों को? आपके पास बच्चे खड़े हुए हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं जो कि बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो हम किस तरह फोर्ट दे सकते हैं। और फोर्ट का एक और फायदा भी है, पेशेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड है, सही है, तो उस कंडीशन में भी हम एक एमएल्स कम करने हैं तो हम क्या करेंगे, फोर्ट की तरफ मूव कर जाएंगे ताकि हम 2.4 ml दें रादर देन 4.8 ml। ये भी एक कंपनीज ने क्यों फोर्ट बनाया है, इसीलिए फोर्ट बनाया है। ठीक है, ये बनाने का मकसद होता है ना, हर चीज के पीछे मकसद होता है, ये नहीं तो ये, तो क्यों, कोई ना कोई एडवांटेज होता है हर चीज का। तो ये बेसिकली हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड भी पेशेंट हो ना, तो उस कंडीशन में भी हम ऐसी जगह चीज पे मूव करेंगे जो डबल स्ट्रेंथ हो, क्योंकि उसका एमएल्स कम हो जाएंगे लेकिन कंसंट्रेशन कंप्लीट पहुंचेगी बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती है। एक मेडिसिन कॉम्बिनेशन में आती है कोट्रायामोक्सोल। कोट्रायामोक्सोल में हमारे पास कॉम्बिनेशन में होता है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्सिजोल। देखिए किसी ने कोट्रायामोक्सोल की बॉटल ब्लू कलर की होती है, देखिए किसी ने, छोटी सी बोतल होती है, बहुत सिवियर इन्फेक्शंस में जाती है, इतनी कॉमनली यूज मेडिसिन नहीं है ये। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने ना भी देखी हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल देके आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो डोजेस होती हैं ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्सिजोल, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हम देते सिर्फ ट्राइमिथोप्रिम की डोजेस की बेसिस पे डोजेस कैलकुलेट होती है, जो कि आपको रेफरेंसेस जब आप सर्च करेंगे ना वहाँ पे आपको ट्राइमिथोप्रिम की डोज मिलती है, ट्राइमिथोप्रिम के अकॉर्डिंगली देना होता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो सिरप अवेलेबल है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने एमजी ट्राइमिथोप्रिम है, क्योंकि सिरप्स में तो कंप्लीट कभी कभी लिखा हुआ होता है पूरा 100 mg लिखा हुआ है। अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इस 100 में से एक या तो 40-20 80-20 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है, 50-50 का रेशियो है। जो रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंगली डोज कैलकुलेट होगी। ये नहीं होगा कि आपने पूरा 100 mg उठा लिया, डोज यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके दे दी, तो क्या होगा, अंडर डोजिंग हो जाएगी, क्योंकि वो 100 mg ट्राइमिथोप्रिम नहीं है। उस 100 में से कुछ पार्ट ट्राइमिथोप्रिम का है, कुछ पार्ट सल्फामिथोक्सिजोल का है, और आपने जो रेफरेंस चेक किया होगा वो ट्राइमिथोप्रिम के अकॉर्डिंगली चेक किया होगा, तो हमें ट्राइमिथोप्रिम की पूरी कंप्लीट डोज देनी। ठीक है, दूसरी एंटीबायोटिक भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन वो क्योंकि उस कॉम्बिनेशन में बनी हुई है कि आप ट्राइमिथोप्रिम का जब रेंज कैलकुलेट करेंगे ना तो वो सल्फामिथोक्सिजोल के एग्जैक्ट रेंज पे पहुंच जाएगा, तो आप एक ही कोई पार्ट उठा के उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डोज क्या होती है, 8 till 12 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इन 2 डोजेस आप दे सकते हो ट्राइमिथोप्रिम। लेकिन जो आपके पास सिरप आता है ना, उसके सिरप अजीब सी कंसंट्रेशन के साथ आता है, 40 mg पर 200 mg पर 5 ml। मैं आपको सिरप दिखाती हूँ, ये देखिए सिरप की बोतल इस तरह की होती है, और इस पे जब आप इसका बॉटल घुमाए ना तो बहुत ही अजीब सी कैलकुलेशन लिखी होती है, 40 पर 200 पर 5। अब आपको समझ ही नहीं आता कि 40 क्या है, 200 क्या है और 5 क्या है।
तो फिर आपने उसको डिटेल में पढ़ना है, तो उस पर आपको पता चलता है कि जो 40 mg है वो ट्राइमिथोप्रिम है, 200 mg सल्फामिथोक्सीजोल है और 5 ml बेसिकली सिरप की कंसेंट्रेशन है कि वो 5 ml में कितना क्या है। अब हम इसी प्रीवियस एग्जांपल को लेंगे, एक बच्चा है जो कि 12 kg का है, तो उसके लिए हम डोज किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डोज हमने कैसे कैलकुलेट करी, 12 × 8 = 96 mg, ठीक है। 96 × 4, 96 के साथ 40 की mg को कैलकुलेट करेंगे रादर देन 200। 96 पर 40 इन 5 ml कितना हो गया, 12। अब इस 12 को आपने 2 में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास जो पीछे डोज गिवन थी वो 8 till 12 mg पर kg पर डे थी, पर डोज नहीं है, पर डे है। इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करके 2 डोजेस में डिवाइड करना है। तो क्या हो गया, 12 ml पर डे की डोज है, 2 डोजेस में डिवाइड करेंगे 6 ml हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब इसी तरह अगर आप ऑगमेंटन में जाएंगे तो ऑगमेंटन में अमोक्सिसिलिन और क्लेवेलॉनिक एसिड होगा। तो क्लेवेलॉनिक एसिड को जिस तरह हमने यहाँ सल्फामिथोक्सोल को इग्नोर कर दिया, वहां पे क्लेव को इग्नोर करके अमोक्सिसिलिन से डोज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सिरप है 156 mg का आता है बेसिकली सिरप, उसमें कितना % अमोक्सिसिलिन है। हम सिर्फ अमोक्सिसिलिन को कैलकुलेट करेंगे, सही है। उसमें 100 mg अमोक्सिसिलिन है, 125 mg बेसिकली 125 mg उसमें अमोक्सिसिलिन होता है और रिमेनिंग पार्ट उसमें क्लेव का होता है। तो 125 कैलकुलेट करेंगे रादर देन 156 से कैलकुलेशन हो रही, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे 156 से कैलकुलेशन हो जाती है और वो डोज कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जब मेरा सवाल था ड्रॉप्स और एमएल्स में, सिरप के जो सिरप्स अवेलेबल है और वही चीज के ड्रॉप्स अवेलेबल है, उनकी डोजिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास एक आता है सेफाड्रॉक्सिल, एंटीबायोटिक है जो कि बहुत कम यूज होती है, लेकिन ऑब्वियसली यूज होती है तो आपको पता होना चाहिए। उसकी डोज होती है 15 mg पर kg पर डोज Q12 वाली, इसको डिवाइड नहीं करना, Q12 वाली है लेकिन वो पर डोज है। और आपके पास एक कंसेंट्रेशन जो ड्रॉप्स की अवेलेबल होती है वो होती है 100 mg पर ml, और हमने डोज कैलकुलेट करनी है इसी की 10 kg के बच्चे के लिए। तो टोटल डोज क्या हो गई, 10 × 15 150 mg Q12 वाली, इसको डिवाइड नहीं करना वरना अंडर डोज हो जाएगी। एमएल्स कितने इंसर्ट होंगे कैलकुलेट करें। 100 mg पर ml का आपके पास ड्रॉप्स अवेलेबल हैं और जो डोज है वो 15 mg पर kg पर डोज है। बच्चे का वेट 10 kg, कैसे कैलकुलेट करें। डिवाइडेड बाय 100 में। सॉरी क्या कह रहे हैं, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है। तो कितना आपका आंसर यही आ रहा है 1.5 ml ट्वाइस डेली, यही आंसर Yes, गलत है, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है। यस मैम। ओके नेक्स्ट, अब इसी चीज का सिरप कंसीडर, अब हमारे पास इसी चीज का सिरप आ गया। सेफाट्रॉक्सिल का जो सिरप आता है वो होता है 125 mg पर 5 ml। अब उससे कैलकुलेट करने कितने ml देंगे। कैलकुलेट किया 6 ml मैम। 6 ml ट्वाइस डेली या 3 ml ट्वाइस डेली। 6 ml ट्वाइस डेली, क्योंकि डोज हमारे पास पर डोज गिवन है। अब देखिए आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया, जब हम ड्रॉप्स दे रहे हैं तो सिर्फ 1.5 ml दे रहे हैं, पर वेट भी वही है और डोज भी वही है, और वही चीज अगर हम सिरप में दे रहे हैं तो 6 ml दे रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है, आप किसी फार्मेसी में खड़े हुए हो, एक मदर आती है आपके पास इस चीज के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज पैराडॉल, सेफाड्रॉक्सिल तो बहुत कम लेने आएंगी, पैराडॉल के ड्रॉप्स लेने के लिए आती है। अब आपने बोला पैराडॉल के ड्रॉप्स नहीं है मैम, हमारे पास पैराडॉल का सिरप अवेलेबल है, तो फिर उनका दूसरा सवाल होगा हम कितनी डोज दें, और आप बताएंगे ना कि सिरप से ज्यादा डोज देनी है, तो कहेंगी नहीं ये तो हमें ड्रॉप तो सिर्फ 2 ड्रॉप्स देने थे, अब आप बता रहे हैं एमएल्स में इतनी देनी है, ये तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो आप समझा सकते हैं ना, क्योंकि कंसेंट्रेशन में डिफरेंस है, वो 100 mg पर ml है, ये 125 mg पर 5 ml है। इसी तरह पैराडॉल ड्रॉप्स भी आपके पास 80 mg पर 0.8 ml होती है। समझ आ रही है डिफरेंशिएशन। ये चीज आप बहुत एनकाउंटर करेंगे जब आप स्पेशली उस जगह पे खड़े होंगे जहाँ वैक्सीनेशन हो रही होती है, कम्युनिटी सेटअप पे, वहाँ पे पैराडॉल हर वैक्सीनेशन के साथ जा रही होती है। कभी कभी आपके पास ड्रॉप्स खत्म हो जाते हैं, आपने सिरप देना होता है, देखना है बहुत छोटा बच्चा उसको सिरप नहीं दोगे क्योंकि ऑब्वियसली उसका फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो ऑब्वियसली बड़े बच्चों की भी हो रही होती है, अब तो ऐसा शेड्यूल आ गया जो कि हमारे पास एज ईयर्स तक की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, फिर 12 ईयर्स पे भी है, तो आप पैराडॉल देते हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से काउंसिल करना है कि ड्रॉप्स की डोज कम है लेकिन सिरप की डोज ज्यादा है। ये नहीं हो कि आप सिरप में भी 2 ml पिला दो, 2 ड्रॉप्स की तरह 2 ml पिला दिए, वो डोज कभी भी कवर नहीं होती। मैं कर दूंगी। सॉरी टू इंटरप्रेट, ये किसी का माइक ऑन है, टाइम नहीं वो आप
कोई डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में? स्टूडेंट्स कलेक्टर अपने आप को म्यूट करके बात करें, म्यूट कर लें, और बात जब मुझसे बात करेंगे तब आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। I think ईशा है मैम। ईशा, ईशा, आई एम ऑडिबल टू यू? चलिए, आगे सब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आगे चलें। यस मैम। ये बात मेरी ड्रॉप्स वाली और सिरप्स वाली कंपनी समझ आ गई? यस मैम, समझ गई। ठीक है, अब जब आपके पास कोई पैराडोल के ड्रॉप्स या सिरप लेना आएगा तो उसको काउंसिल किस तरह करना है, ये भी सिर्फ उनको खाली बता नहीं देना कि ये इसी तरह चाहिए, क्योंकि जब आप सिर्फ बता देते ना तो वो कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, हम कहीं और से दवाई खरीद लेते हैं। उनको पूरा एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम है प्रॉपर एक्सप्लेन करना और नॉलेज देना, रादर देन सिर्फ अपनी बात इंप्लीमेंट कर देना कि बस ये इस तरह कर लो, तो वो कहीं और चला जाएगा, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। देखो, डॉक्टर के पास तो पेशेंट फीस देके जा रहे हैं तो वो जो बोलेगा वो करेगा, लेकिन अगर वो कोई चीज फार्मेसी पे आ रहे हैं ना तो वो कहेगा कि हमें आपसे दवाई नहीं चाहिए, हम कहीं और से खरीद लेंगे। ठीक है, आप जब किसी फार्मेसी पे खड़े हो तो आपको उनका रेवेन्यू भी बढ़ाना है और लोगों को नॉलेज भी देनी है। ऐसा नहीं हो कि नहीं ये नहीं है हमारे पास, आपने इतनी गलत तरीके से सामने वाले पेशेंट को काउंसिल किया कि उसने कहा कि छोड़ दो, मैं बराबर से लेता हूँ, बराबर में तो मिल ही जाएगा। आप उनका ज्यादा अच्छा किया कि आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, ताकि वो भले आपसे लेना ले, लेकिन उसको ये बात समझ आ जाए कि सिरप और ड्रॉप्स की डोजिंग में डिफरेंस होता है। कभी वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा हो जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, या वो खुद घर में भी हो ना तो उसको डोज कैलकुलेट करना आ रही है। ठीक है, ये बात बहुत क्लियरली, और आप अपने सर्कल में इस चीज को बहुत ज्यादा, मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कजन्स होंगे, उनको भी आप चीजें बता सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि इसकी डोज क्या होगी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। रादर देन आप सिर्फ एक फार्मेसी को कंसिडर करो, आप अपने घर में भी लोगों को चीजें काउंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास है जो हमने क्रेटिनिन क्लियरेंस देखी थी, उसके अकॉर्डिंगली आईवी की डोजेस किस तरह कैलकुलेट होती हैं। एक एग्जांपल मैंने दी है, मेरोपेनम की डोज एक ऐसे बच्चे में कैलकुलेट करनी है जिसका क्रेटिनिन क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, एक 4 साल का बच्चा है जिसका वेट है 10 kg और उसका क्रेटिनिन है 2.4 mg पर DL और हाइट है 98 सेंटीमीटर। उसके लिए हम मेरोपेनम की डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मेरोपेनम की नॉर्मल डोज क्या है। ये वैसे बहुत आगे की चीज है जो कि शायद आप लोगों को अभी समझ भी ना है, सिर्फ समझ लें, याद तो नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरोपेनम आपने अपनी नॉर्मल सेटिंग में यूज होते हुए भी नहीं देखी होगी। तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि हम आईवी की डोजेस को कैसे रिड्यूस करते हैं जब आपके पास किडनी प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रही होती। जो मेरोपेनम की नॉर्मल डोज होती है ना, एक नॉर्मल पेशेंट में जो कि बीमार तो ऑब्वियसली है, लेकिन उसका क्रेटिनिन फंक्शन बिल्कुल ठीक है, 20 mg पर kg पर डोज जाता है दिन में 3 दफा QA/RD। अब वही पेशेंट है जिसका क्रेटिनिन क्लियरेंस कम है, तो उसके लिए हमारे पास एक सर्कल है, ये बेसिकली अप टू डेट का एक चार्ट मैंने कॉपी किया है। उसमें क्या होता है, अगर आपके पेशेंट की क्रेटिनिन क्लियरेंस 30 से ज्यादा है, सॉरी 30 बोल रही हूँ, 50 से ज्यादा है, 50 ml पर kg पर मिनट से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में तो डोजेस को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली 20 mg पर kg पर डोज QA/RD दे सकते हो। लेकिन जहां उसकी क्रेटिनिन क्लियरेंस 50 ml या GFR 15 ml पर kg से पर मिनट से कम होना स्टार्ट हुआ, वहां पे आप क्या करेंगे, पहले आप 20 mg पर kg पर डोज Q12 देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिन में 2 दफा कर दिया आपने, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दी। साथ में अडल्ट की भी गिवन है, अडल्ट में 1000 mg पर डोज देते हैं, मैक्सिमम 1000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। वही चीज आपने Q12 कर दी, अब क्रेटिनिन क्लियरेंस और कम हो गया, जिसमें आपके पास 10 till 25 की रेंज में आ गया, वहां पे क्या करेंगे, 10 mg पर kg पर डोज Q12 कर देंगे, डोज भी रिड्यूस कर दी, फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस की, डोज भी रिड्यूस की। अब एक ऐसा पेशेंट है जिसका क्रेटिनिन क्लियरेंस 10 से भी कम हो गया, अब उसमें क्या करेंगे, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी मजीद रिड्यूस कर दी, 10 mg पर kg पर डोज QT दिन में 1 दफा दे देंगे। ठीक है, समझ आई ये चीज? लेकिन अभी तक हमने इस बच्चे के लिए कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि अभी तो हमें इस बच्चे का क्रेटिनिन क्लियरेंस निकालना है। सिर्फ क्रेटिनिन की वैल्यू से तो हमें नहीं पता चलेगा, ये हमने रेफरेंस कर लिया कि किस में कितना देते हैं, अब हम इस बच्चे के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इस बच्चे के लिए हम क्रेटिनिन क्लियरेंस के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, K वाला। ठीक है, वैल्यू हमने प्लेस की, बच्चा क्योंकि हमारा कितने साल का है, 4 साल का बच्चा है जो कि 10 kg का है और हाइट है 98, तो इस फॉर्मूले में पुट की चाइल्ड 0.55 का K वैल्यू, सीरम क्रेटिनिन 2.4 देख लिया, mg पर DL में होना चाहिए। हाइट क्वेश्चन में ही सेंटीमीटर में गिवन है तो आपने 98 लिखी, अदरवाइज इंचेस में गिवन हो तो कैलकुलेटर के थ्रू गूगल पे जाएं, कितने इंचेस में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये लगाएं और पर सेंटीमीटर की वैल्यू निकालें, इंच में नहीं प्लेस कर दीजिएगा। अगर यहाँ से आपने इंच में प्लेस कर दी तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना वो बेसिकली सेंटीमीटर से कैलकुलेट किया हुआ है। इस सिस्टम पे तो आप इंच से भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आपने अगर फॉर्मूले से यूज करना है ना, आपके पास अपना फॉर्मूला लिखा हुआ हो, कॉपी पे आप यूज करो तो उधर सेंटीमीटर से ही यूज करिएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई 22.46। अब वापस पीछे जाएं, 22 की रेंज कौन सी बन रही है, कौन सा ब्लॉक 22 की रेंज में फॉल कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड। ठीक है, 10 mg पर kg पर डोज Q12 पेशेंट का वेट था 10 kg, तो हो गया 100 mg पर kg Q12।
क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? यस यस यस। कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, या फिर अब मैं क्वेश्चंस पूछूं, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड हो गई है, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी हैं या कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहिए? यस मैम, ट्राई करें। वी आर रेडी फॉर आंसर योर क्वेश्चन। मैम रिकंस्ट्रक्शन पाउडर का बता दें, आप बता रही थी। क्या बता रही थी? सॉरी मुझे आवाज नहीं है। रिकंस्ट्रक्ट पाउडर का, कि कंस्टिट्यूट अगर कोई पाउडर का मैं ड्रग्स के कितना ml वाटर वगैरह अगर ऐड करना हो, अगर किसी पे ड्रग्स वगैरह पे। सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। विश्व तो रिकंस्ट्रक्शन ड्रग्स का नाम वो जिससे कोई ml वगैरह ऐड करते हैं ना वाटर वगैरह का, अगर कोई क्वांटिटी किसी बोतल वगैरह पर नहीं दी हुई तो हम उसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ड्रग देखिए को? रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्वांटिटीज हमेशा बॉक्स पे मेंशन होती हैं, क्योंकि डोज उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर ने दी हुई होती है। तो अगर आपके पास कुछ बॉटल्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में, उस पर एक मार्किंग होती है कि यहीं तक लिक्विड उसका फिल होगा, क्योंकि उसकी जब आप वहां तक लिक्विड फिल करेंगे तो उसकी डोजेस एमएल में उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर ने लिख के दी होती है। कुछ 15 ml तक डाइल्यूट होते हैं, कुछ 10 ml में होते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो कंपनी स्पेसिफिकेशन होती है, हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। कंपनी ने जिस तरह उस पाउडर को जिस तरह से स्पेसिफाई किया है, वो कंपनी स्पेसिफिकेशन के थ्रू उतने ही एमएल तक फिल होता है। अब उसके लिए मेरे पास कोई बॉक्स हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा सिरप या बॉक्स अवेलेबल नहीं है, ना मेरे पास एग्जाम्पल में कोई इस तरह की चीजें, वरना मैं आपको बताती, लेकिन उसका मार्किंग कंपनी स्पेसिफिकेशन होती है। कोई कंपनी किस तरह बनाती है, कोई कंपनी किस तरह बनाती है, लेकिन वो ऑब्वियसली लाजमी बॉक्स पे मेंशन होता है या बॉटल पे मार्किंग होती है। अब जब वो आपने उसको बॉटल में फिल कर लिया, अब वो नॉर्मल बन गया आपका वही जो सिरप है, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिरप की तरह होगी, जिस तरह हमने यहाँ पे सिरप की कैलकुलेशन की है। फिर इसके बाद काउंसलिंग वगैरह वो एक अलग है, जो कि मेरे ख्याल से आपका सेशन हुआ भी होगा कि पेशेंट को काउंसिल किस तरह करना है, कितना फिल करना है, कितना शेक करना है, कहाँ रेफ्रिजरेट करना है, कहाँ फ्रिज में रखना है, बाहर किस तरह निकालना है, बॉडी रूम टेम्परेचर पे लाना है, फिर बच्चे को पिलाना है, शेक वेल बिफोर यूज करना है, ये सारी चीजें अलग हैं। डिवोर्स कैलकुलेशन को मैं सिखा रही हूँ, लेकिन आगे काउंसिल भी बहुत सारी चीजें आपकी करनी होती है पेशेंट के पेरेंट्स को ऑब्वियसली। ठीक है, समझ आ गया? तो मैं आगे चलूँ? इसके बाद मैं कोई भी आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर सिर्फ आप लोग बताएंगे, और आगे आंसर्स हैं भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। कर दूं स्लाइड मूव? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट weighing 7 kg, age 5 years, dose of paracetamol in mg and ml for Calpol and Panadol, कैलकुलेट करें। मैं आपको स्ट्रेंथ बता देती हूँ। कैल्पॉल की स्ट्रेंथ तो आप लोगों को अभी हमने डिस्कस की थी, 120 mg पर 5 ml है, और पैनाडोल जो सिरप आता है ना, वो होता है 160 mg पर 5 ml। अब कैलकुलेट करके मुझे ml में डोजेस बताइए। मैम ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, पेशेंट weighing 7 kg, 5 years of age, dose of paracetamol in ml and mg for Calpol and Panadol. Calpol 120 mg per 5 ml, और जो पैनाडोल का सिरप है 160 mg पर 5 ml। मैम कैलपोल 250 नहीं था? वो कैल्पॉल 6+ था, मैं प्लेन कैल्पॉल की बात कर रही हूँ। मैम 4.4 ml every 6 hours। 4.4 ml किसका बता रही हैं आप, कैल्पॉल का या पैनाडोल का? कैलपोल का। कैल्पॉल का 4.4 4 ml every 6 hours। 6 hourly, 4.4 ml, ऑलमोस्ट 4 ml ही बनता है। ठीक है, और कोई बताए? पैनाडोल का बताइए 4 ml, कैल्पॉल का तो ठीक है 4 ml क्यू 6 hourly, और पैनाडोल से कोई कैलकुलेट करे 160 mg पर 5 ml। 2.8 आ रहा है। 2.8 ऑलमोस्ट 3 ml क्यू 6 hourly हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? सबको क्लियर है ये? यस मैम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डोज ऑफ पैनाडोल ड्रॉप्स एंड पैनाडोल सिरप इन 2 years बेबी weighing 6 kg।
कैलकुलेट किया? मैम इसमें बेबी का वेट कितना? 6 kg। 6 kg। मैम ड्रॉप्स आ रहे हैं 0.9 ml और पेनाडोल सिरप आ रहा है 3.75 ml। मैम बॉक्स में आ रहा है 0.9 ml और सिरप है 3.75। 3.75 ml और ड्रॉप 0.9 ml। जी आंसर आया आप लोगों को? यस मैम। मैम ड्रॉप में 0.9 ml और सिरप में 3.75 ml। 3.75 ml। मैम ड्रॉप्स आ रहा है 0.9 एंड सिरप में 3.75 ml। ये देखिए मैंने स्लाइड खोली है, इस पे मैंने आंसर्स मेंशन किए हुए हैं। ड्रॉप आपके पास जो पेनाडोल का है वो 80 mg पर 0.8 ml पर ड्रॉप होता है। हमने कैसे कैलकुलेट किया डोज को देखें, 0.6 ml Q4 आवर्ली देंगे और अगर हमें 1 ड्रॉप देना है 1 ड्रॉप Q6 आवर्ली देंगे। ठीक है, मैंने दोनों रेंजेस से कैलकुलेट करके बताया हुआ है, आइदर 10 या 15। क्लियर है ये चीज आपको? आंसर और पेनाडोल सिरप में हमने 160 mg पर ml पर 5 ml की कैलकुलेशन की हुई थी, तो मैंने आपको Q6 आवर्ली से भी कैलकुलेट करके बताया है और Q4 आवर्ली से भी। तो 2.8 ml Q6 आवर्ली होगा और 1.8 ml Q4 आवर्ली। Q6 आवर्ली Q4 आवर्ली में क्या डिफरेंस है? 3 times a day and 4 times a day। Q4 आवर्ली का मतलब होता है हर 4 घंटे के वक्फे से दिन में 6 दफा दे सकते हैं और Q6 आवर्ली का मतलब होता है हर 6 घंटे के वक्फे से दिन में 4 दफा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अ पेशेंट वेइंग 7 kg, एज 5 years है। डोज ऑफ मेफिनेमिक एसिड इन mg and ml फॉर डॉलर एंड डॉलर DS सिरप। डॉलर सिरप देखा होगा सबने। डॉलर सिरप का स्ट्रेंथ किसी को पता है? डॉलर की भी स्ट्रेंथ मैंने मेंशन कर दी है आपके पास। डॉलर सिरप है वो 50 mg पर 5 ml है, डॉलर DS 100 mg पर 5 ml है। और जो मेफिनेमिक एसिड डोज होती है वो 5 till 6 mg पर kg पर डोज Q8 आवर्ली होती है। हम लेट सपोज 5 कंसीडर करके कैलकुलेट कर लें। अब ये कैलकुलेशन मैंने रेफरेंस के तौर पे आप लोगों ने खोल के रखी हुई है, लेकिन आप लोग अपना अपना कैलकुलेट करें, आंसर सिर्फ मैच कर लें। मैंने कैलकुलेट इसलिए करके दिया है कि कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो मुझे डायरेक्टली कॉपी पे लिख के समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आई होप सो हर कोई अपना अपना कैलकुलेट करने के बाद आंसर्स मैच कर रहा है, रादर देन इसमें से देख के आंसर्स बता रहे हैं मुझे। मैम कैलकुलेशन शो नहीं हो रही है। मैम हमें तो शो नहीं हो रही कैलकुलेशन। कैलकुलेशन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? 1 मिनट रुके। नो मैम। अब शो हो रही है? नो मैम। यस मैं सब शो शो हो रही है। पर्पल कलर की जो स्लाइड्स हैं ये शो हो रही है। Yes, ma'am, it's visible now. ठीक है, अब देखें कैलकुलेशन करें, इसी तरह के आपके आंसर्स आ रहे हैं। 5 mg पर kg को यूज करिएगा फॉर द रेफरेंस। वेट है 7 kg। 7 into 5 is 35, 35 Q8 आवर्ली। अब वही चीज डॉलर प्लेन से कैलकुलेट करें, फिर डॉलर DS से कैलकुलेट करें। क्लियर है ये चीज?
कोई डिफिकल्टी हो रही है तो बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो गई कैलकुलेट सबसे? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलें। सबके यही आंसर्स आ रहे हैं? Yes, ma'am. मैम यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था, हम अमोक्सिसिलिन ओरल की डोज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ऑगमेंटन पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अमोक्सिसिलिन ओरल 10 mg पर केजी पर डोज, Q8 अर्ली, मैक्सिमम 90 mg पर केजी पर डे, लेकिन 90 वाला हिट हम तब करते हैं जब पेशेंट ओराइटिस मीडिया के साथ है। ठीक है, अब हमारे पास केस 1 आ गया। पेशेंट वेइंग 25 kg वाज प्रिस्क्राइब 5 ml ऑफ ऑगमेंटन 156.25 mg 3 टाइम्स अ डे। अब वेरीफाई करें ये डोज ठीक भी है या नहीं। अब आप ऑगमेंटन 156 में देखेंगे कि अमोक्सिसिलिन कितना है, 125 mg है। और वही चीज अगर आप ऑगमेंटन डीएस के साथ कैलकुलेट करते हैं तो 1.312.5 में आपके पास होता है 250 mg पर 5 ml। इसको डोज कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि मैंने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 ml डोज देनी है 156 की, तो ये डोज ठीक है या गलत है? Ma'am, correct लिखी हुई है. Same करेक्ट answer. लिखी हुई? Yes, ma'am. अंडर डोजिंग नहीं है? मैम 100 डोजेज से ज्यादा देनी चाहिए। वो मैम अंडरडोज नहीं है. अच्छा देखें, हमने कैलकुलेट किया 10 mg पर केजी पर डोज, वेट कितना है 25, तो मैक्सिमम डोज इसकी क्या हो गई 250 mg Q8 अर्ली। लेकिन अगर हम 156 देते हैं, 156 में अगर हम उसको Q8 अर्ली देते हैं 5 ml, तो उसकी डोज तो 125 mg पर 5 ml हो जाएगी, उसको डोज तो कम मिलेगी। प्रिस्क्रिप्शन के एरर्स भी तो पकड़ने हैं ना, कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में भी एरर होता है। अंडर डोजिंग नहीं है, आपकी डोज जो पेशेंट को मिलनी चाहिए वो तो 250 mg दिन में 3 दफा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप 156.25 mg वाला सिरप लिख रहे हैं तो उसमें तो अमोक्सिसिलिन है ही 125, तो उसका आपने सिर्फ 5 ml लिखा हुआ है, तो बच्चे को कितनी मिल रही है डोज 125 mg Q8 अर्ली, जबकि डोज होनी चाहिए 250 mg Q8 अर्ली। या तो आप क्या करेंगे 156 वाले को डबल करेंगे, इससे कहेंगे कि आप 10 ml लें, और अगर आपने 5 ml ही लेना है तो फिर आपने डबल स्ट्रेंथ वाला यूज करना है 312 वाला, उसका 5 ml लेना है। क्लियरफाई हो रहा है प्रिस्क्रिप्शन का एरर कहाँ है? डॉक्टर ने गलती से स्ट्रेंथ ऑगमेंटन सिरप की गलत लिख दी होगी, अगर ऐसा प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आता है तो, क्योंकि आप 10 mg पर केजी तो सबसे मिनिमम रेंज है, आप 10 से भी कम तो नहीं दे सकते डोज को। ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस मिस। सबको? Yes, ma'am. Clear है. 10. यस मैम क्लियर हो रही है। आगे चलें? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास फ्लूइड कैलकुलेशन की है, जो हमने फ्लूइड के लिए फॉर्मूलाज यूज किए थे हॉलिडे सैगर मेथड। पेशेंट का मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करना, एक यूनिट है जो कि 1.5 kg का है और एक पीडियाट्रिक पेशेंट है जो कि 15 kg का है, इसके लिए कैलकुलेट करें। अब यूनिचल के लिए तो आपके पास जो 1.5 kg था उसके लिए रेंज ही 130 till 150 ml पर kg की रेंज थी, तो आपने क्या किया 130 या 150 से मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 को, तो आपके पास आंसर आ गया एक रेंज। लेकिन पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए कैलकुलेट करना है
इसके लिए आपके पास एक रेंज थी जो कि 1000 प्लस 150 अपॉन जितना केजी रेज है 10 से ज्यादा, उसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है सबके? मिस 15 केजी वाला बता दें। देखिए 15 केजी हमने पीछे हॉलिडे सेगे मेथड पढ़ा था, जिसमें हमारे पास मेंशन था कि एक पेशेंट अगर उसका वेट है 10 till 15, तो उसमें हमारे पास रेंज थी 1000 प्लस ब्रैकेट पे 50 अपॉन जितना वेट 10 से ज्यादा है। इसका 15 है तो हमने नीचे 5 लिख दिया, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया आपके पास 1000 एज इट इज, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 250, आंसर हो गया 1250। मैंने वो स्लाइड आप लोगों को दिखाई थी, किसी ने मेरे ख्याल से उसको सेव नहीं किया। दोबारा से ये स्लाइड दिखा देती हूँ। अब विजिबल है स्क्रीन? ये देखिए, इस पे मैंने आपको 10 till 20 की रेंज गिवन है, 1000 प्लस 50 पर केजी फॉर ईच केजी ग्रेटर देन 10 केजी। चाहे तो इस स्लाइड की पिक्चर ले लें अपने पास, ताकि आपको याद रहे कि कैलकुलेट करना किस तरह है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द क्रेटिनिन क्लियरेंस ऑफ 2 years old patient having serum creatinine 3.2 mg per dl, weight 2.5 kg, height 80 centimeter, also suggests the renal adjusted dose of meropenem in this child। ये इस तरह कैलकुलेट कर लें, मेरोपेनम के लिए क्रेटिनिन क्लियरेंस पहले और फिर मेरोपेनम इससे कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करें फिर मैं आपको आंसर्स बताती हूँ उसका क्या आंसर है। अब वैल्यूज आप अपने हिसाब से पुट करें जो मैंने क्वेश्चन में गिवन की हुई है। कैलकुलेट किया किसी ने सीरम क्रेटिनिन कितना बन रहा है? फॉर्मूला याद है ना सबको, K इंटू हाइट अपॉन क्रेटिनिन वैल्यू। ml। क्रेटिनिन क्लियरेंस बन रही है। यस मैम। क्या वैल्यू पुट की आपने K की? 8.25। 0.45। आपका बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। और 4-5 की रेंज तो इन्फेंट की है, 2 साल का बच्चा इन्फेंट नहीं होता। इन्फेंट 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ये चाइल्ड है बेसिकली, तो इस पे 0.55 का पॉइंट फैक्टर पुट होगा। पीछे मैंने बताया था ना, न्यूनेट होता है जो 1 महीने का है, इन्फेंट 1 साल तक होता है। 2 साल का बच्चा चाइल्ड में कंसिडर होता है, नॉट इन्फेंट। 14.95। 14.95 कैसे बन रही है? 0.55 इंटू 80 अपॉन 3.2। 3.2 यस मिस। तो अपॉन आंसर क्या आ रहा है? 13.7 नहीं आ रहा? (0.55) divided by 3.2 into 80। 13.75 आंसर आप लोगों का नहीं आ रहा, मेरे पास तो 13.75 ही आ रहा है।
वैल्यूज यस मैम आ रहा है 0.55 को अपॉन 80 से मल्टीप्लाई कर। यस मैम हाँ। 80 से मल्टीप्लाई 13.75 सबका आंसर आ गया। यस मिस। यस अब आप इस स्लाइड पर आए। आप बताएं मेरोपेनम की डोज क्या बनेगी। बच्चे का वेट हमने कितना बताया था 15 kg। 15 kg। अब मेरोपेनम की डोज कितनी बनती है पहले से रेफरेंस से देखें। क्रेटिनिन क्लियरेंस इसका 13 है। 13 वाला किस बॉक्स में फॉल करेगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड किस बॉक्स में फॉल करेगा। थर्ड में मैम। थर्ड में फॉल करेगा। अब थर्ड में क्या डोज है 10 mg पर kg पर डोज 12 आर। तो कितनी डोज हो गई 100 mg। 100 mg 100 mg नहीं हुई। आपको जो मैंने वो दिया है उसमें बच्चे का वेट 2.5 kg है बेटा। मैंने जो क्वेश्चन दिया है आपको यस मैम 5 kg 2.5 kg है। तो 2.5 into 10 2.5 into 10 25 यस मैम 25 mg Q12 आरली। 100 mg तो उस बच्चे के लिए थी जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे ना। लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपको वेट डिफरेंट दिया है जो कि है 2.5 kg का बच्चा है और आपने 10 mg पर kg पर डोज Q12 आर लिया है। तो 250 mg पर kg 250 mg टोटल हो गई Q12 आर ली। ये चीज क्लियर है सबको। 25 250 नहीं होगी 25 होगी। 2.5 into 10 is 25 mg Q12 आर ली। मैम फ्रीक्वेंसी कैसे सेट किया आपने। फ्रीक्वेंसी इसी टेबल में गिवन है। ये देखें थर्ड बॉक्स में आया 10 till 25 ml पर मिनट का होगा 10 mg पर kg पर डोज एवरी 12 आवर। ये इसी रेफरेंस में मेंशन है। ठीक है मैम। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपने कैसे रेफरेंस को रीड करना है ये मैं आपको सिखा रही हूँ। डोज तो आपने कैलकुलेट कर ली। आपने क्रेटिनिन क्लियरेंस भी कैलकुलेट कर ली। लेकिन इसको इस बॉक्स में किस तरह प्लॉट करेंगे। ठीक है ये सबके लिए क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी के लिए। नो मैम। ठीक है अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछना। अदरवाइज हम फिर अपनी प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करते हैं। हमने प्री टेस्ट में जो क्वेश्चन सोचे थे उन सबके आंसर्स मिल गए आप लोगों को या कोई कंफ्यूजन है। मैं प्री टेस्ट की तरफ एक दफा फिर से चली जाती हूँ। ये हमारा प्री टेस्ट के क्वेश्चन है। देखें आपको सबके आंसर्स मिल गए हैं। Everything is clear? Yes, ma'am. Everything clear. Yes, ma'am. No. Yes मैम। ठीक है। Yes ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो Thank you so much ma'am. so much. I hope so आप लोगों ने मैक्सिमम चीजें ग्रैब की हो। स्टिल आप लोगों को इश्यूज हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है थैंक यू सो मच। यशवा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं। नहीं, thank you so much, Dr. Amna, for such an amazing session on pediatric dose calculations. Your clarity, practical approach, and the way you simplified the complex concepts truly made this session engaging and easy to grasp. And we genuinely learned a lot from you today. We are truly grateful for your time, your expertise, and for being the part of our learning journey. Thank you so much. ओके अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Thank you so much, students. आज आप लोगों का ये लास्ट सेशन था और होपफुली आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटर्नशिप से। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. You're welcome. बस ये है कि अब आप लोग टेस्ट की तैयारी करें। आप लोगों का जल्दी टेस्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इस वीक के अंदर अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपके। सो स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस भी सेंड कर दें।